कहानी की इब्तिदा जापान के एक मंजर से होती है। यह किस्सा कुछ रूसी सिपाहियों के इर्द गिर्द घूमता है जो एक अहम इमारत की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके सामने ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो हर चीज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वक्त है 2011 का, जब जापान में एक शदीद जलजला आया था। बुलंद इमारतें धराशायी हो गई थीं और बहुत से अफराद मलबे तले दब गए थे। इस सानिहा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह खबर फैलते ही पूरी दुनिया ने जापान की मदद के लिए सामान और राहत टीमें भेजना शुरू करा था ताकि वहां मौजूद लोगों की जान बचाई जा सके। कई जगहों पर माहिर लोग अपने पुराने तरीन औजारों और टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद थे। इसी दौरान एक इमारत नजर आती है जिसके मलबे तले एक लड़की फंसी हुई है। ऊपर खड़े तमाम लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वह लोग मलबे के नीचे एक कैमरा उतारते हैं और बहुत एहतियात से उसे आगे बढ़ाते हैं ताकि पता चल सके कि नीचे कितने अफराद फंसे हुए हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें नीना नाम की लड़की दिखाई देती है। डॉक्टर उसी वक्त नीना को मुतमिन्न करने के लिए उससे बात करना शुरू करता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि मलबा हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त गुजरने तक नीना को संभाले रखना था, इसलिए डॉक्टर उससे बातें करता रहता है। नीना अपने दिवंगत पिता का जिक्र करती है और बताती है कि वह उनसे कितनी मोहब्बत करती थी। यह सुनकर डॉक्टर भी कहता है कि उसके 5 पिता थे और 5 ही बेहद दिलेर इंसान थे। यह बात सुनकर नीना परेशान हो जाती है और पूछती है कि किसी इंसान के 5 पिता कैसे हो सकते हैं। उसी वक्त डॉक्टर अपनी दास्तान बयान करना शुरू करता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हमारे सामने 1942 का मंजर आता है। यह दूसरा आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। हम कुछ रूसी सिपाहियों को देखते हैं जो होलिका नदी पार कर रहे होते हैं। रूसी सिपाही इस कोशिश में थे कि जर्मन फौज को आगे बढ़ने से रोक सकें। जर्मन फौज पहले ही यहाँ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुकी थी। उन्होंने लगभग हर इमारत में बम शाये हुए थे और जैसे ही कहीं धमाका होता बड़ी तादाद में लोग मारे जाते थे। इसी सूरत हाल की वजह से कैप्टन गोमो को बुलाया गया था ताकि वह इमारतों में मौजूद बमों को निकाल सके। वह अपने दस्ते के साथ बैठकर यह तदबीर करता है कि शहर के अंदर कैसे दाखिल होना है और किस तरह तमाम बमों को नाकारा करना है। उसी दौरान हम एक जर्मन सिपाही को देखते हैं जिसका नाम कैप्टन खान है, जो चारों तरफ गश्त कर रहा होता है। कैप्टन खान अपने दस्ते को हर संभावित खतरे के लिए तैयार कर रहा था। अचानक उसे खबर मिलती है कि रूसी सिपाही नदी पार करके उसी तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही वह अपने तमाम आदमियों को मोर्चे पर तैनात कर देता है और हुक्म देता है कि नदी के किनारे मौजूद तमाम टैंकों को उड़ाने के लिए तैयार रखो। वह कहता है कि चारों तरफ बमशा दो ताकि जैसे ही रूसी फौज करीब आए एक ही वॉर में उन्हें खत्म किया जा सके। मगर उन्हें यह इल्म नहीं होता कि कैप्टन गोमो अपनी टीम के साथ पहले ही शहर में दाखिल हो चुका है। धीरे धीरे वह लोग इमारतों के अंदर बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में उन्हें कई जर्मन सिपाही नजर आते हैं, लेकिन रूसी दस्ते को उनसे कोई खौफ नहीं होता। वह एक एक करके सबको खत्म करते चले जाते हैं। इसी दौरान गोमो भी हालात पर काबू पा लेता है। इसके बाद गोमो और खान आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के दरमियान काफी देर तक सख्त जंग होती है, मगर आखिर में खान भारी पड़ जाता है और गोमो को गिरा देता है। उसी वक्त नदी के किनारे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, इतना भयानक कि सैकड़ों रूसी सिपाही वहीं हलाक हो जाते हैं और कई जख्मी होकर आग में जलते दिखाई देते हैं। इसके बावजूद जज्बे से भरपूर रूसी दस्ते रुकते नहीं। अपने जलते हुए जिस्म के साथ भी वह दुश्मन की तरफ बढ़ते जाते हैं। यह मंजर देखकर जर्मन फौज भी दहल उठती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई इतने दर्द में भी लड़ सकता है। रूसी सिपाही बिला झिझक जर्मन फौज पर छलांग लगा देते हैं और एक एक करके दुश्मनों को ढेर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वह फ्रंट लाइन पर मौजूद तमाम जर्मन सिपाहियों का सफाया कर देते हैं। हालांकि जर्मन फौज इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने फौरन एयरफोर्स को इत्तला दे दी। कुछ ही देर में आसमान से जर्मन जहाज गोलियां बरसाने लगे और हर तरफ फिर से अफरा तफरी मच गई। इसी बीच हम रूसी दस्ते को देखते हैं जो अपने शहीद साथियों को एक जगह जमा कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गोमो सबको खामोश रहने का हुक्म देता है और एहतियात से ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसे महसूस होता है कि ऊपर कोई न कोई सिपाही छुपा हुआ है और शायद हमला करने की फिराकर में है। जैसे ही वह करीब पहुंचता है, उसकी नजर एक रूसी सिपाही पर पड़ती है जिसका नाम सर्च होता है। इस सिपाही की जिम्मेदारी रास्ता दिखाना और दस्ते को सुरक्षित आगे ले जाना थी। सर्च जैसे ही गोमो को देखता है, वह कहता है कि वह पिछले 3 दिनों से सोया नहीं और उसकी नजर हर तरफ लगी हुई थी। यह सुनकर गोमो नाराज हो जाता है और जवाब देता है कि अगर तुम्हारी नजर वाकई इतनी तेज होती तो तुम हमें पहले ही खबर दे देते, हमारे इतने साथी जान से न जाते। उसी वक्त उनका दूसरा साथी वहां पहुंचता है और मशवरा देता है कि हमें आसपास की इमारतों की तलाशी लेनी चाहिए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद कोई रेडियो मिल जाए, और अगर रेडियो मिल गया तो हम अपने हेडक्वार्टर से फौरन राब्ता कर सकते हैं। यह बात गोमो को भी मुनासिब लगती
लगती है और वह सोनू को हुक्म देता है कि वह जगह जगह तलाश जारी रखे जबकि सर्च उसके साथ मदद करे। गोमो आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक उसके बाकी साथी चीखते हुए उसे बुलाते हैं। वह भागकर उनके पास पहुंचता है और देखता है कि एक जर्मन सिपाही ने एक रूसी लड़की पर बंदूक तानी हुई है और किसी भी पल उसे मार सकता है। लेकिन ठीक उसी वक्त उनका एक और साथी जिसका नाम निक्की होता है पीछे से आकर उस जर्मन सिपाही को ढेर कर देता है। लड़की बेहद खौफजदा होती है, कांप रही होती है। गोमो उसे तसल्ली देता है और समझाता है कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, खतरा टल चुका है। थोड़ी देर बाद लड़की अपना नाम बताती है, कैट दिया। कैट दिया वही डॉक्टर की वालिदा माँ है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कैट दिया के हालात देख लेने के बाद गोमो बाहर जाता है और बाहर का मंजर देखकर दंग रह जाता है। उसे दिखाई देता है कि जर्मन फौज ने पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। लगभग हर इमारत तबाह हो चुकी है और ऊपर आसमान में जर्मन जहाज गश्त कर रहे हैं जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इसी दौरान इस इमारत के बिल्कुल करीब एक जर्मन प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है। धमाके की आवाज इतनी तेज होती है कि कैट दिया सहम जाती है और डर के मारे चीख पड़ती है। तभी हमें मालूम होता है कि यह घर दरअसल कैट दिया का ही था, वही जगह जिसे पहले रूसी सिपाहियों ने उसे छोड़ देने की हिदायत दी थी। सिपाहियों ने कैट दिया को पहले ही मशवरा दिया था कि वह यह इलाका छोड़ दे, मगर वह किसी भी कीमत पर अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होती। उसका कहना था कि चाहे हालात कितने ही बदतर क्यों न हो, वह अपने ही घर में रहना चाहती है और यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। इस दौरान गोमो के साथी यह महसूस करते हैं कि सामने वाली इमारत में बड़ी तादाद में जर्मन सिपाही मौजूद हैं और उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं कि रूसी दस्ता यहाँ छुपा हुआ है। इसी वजह से रूसी सिपाही लगातार उन पर नजर रख रहे थे क्योंकि जर्मन हर वक्त उन पर निशाना साधने की पोजीशन में थे। इसी बीच गोमो अपने हेडक्वार्टर से राब्ता करता है और पूरी सूरत ए हाल बताता है। हेडक्वार्टर की तरफ से हुक्म आता है कि अभी वो लोग कम से कम अगले 3 दिनों तक इसी इमारत में कायम रहें जब तक कि डिविजनल फोर्स वहां पहुंच नहीं जाए। हेडक्वार्टर का हुक्म सुनकर गोमो परेशान हो जाता है। उसे अच्छी तरह एहसास होता है कि यह काम बेहद मुश्किल होगा, खासकर तब जब सामने वाली इमारत में जर्मन सिपाहियों की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा है। उसी वक्त कैट दिया दिखाई देती है। वह अपने पौधे को उठा रही होती है। गोमो उसे समझाता है कि अभी हालात बिगड़े हुए हैं और अगर उसके पास मौका है तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मगर कैट दिया इनकार कर देती है। उसका कहना है कि वह यहीं रहना चाहती है और कहीं जाने वाली नहीं। फिर वह बारी बारी रूसी सिपाहियों के पास जाती है, उनकी खाली बोतलें लेती है और पानी भरने निकल जाती है। उसका यह रवैया देखने के बाद सिपाहियों को बहुत अच्छा महसूस होता है और धीरे धीरे आसपास मौजूद रूसी दस्तों को भी मालूम हो जाता है कि इस इमारत के अंदर उनके अपने सिपाही छुपे हुए हैं। वह वक्त पर वक्त यहाँ आते रहते हैं और उनकी मदद के लिए हथियार वगैरह भी पहुंचा देते हैं। साथ ही उन्हें यह यकीन दिलाते हैं कि वह इस जंग में अकेले नहीं है। इमारत को महफूज करने के लिए रूसी सिपाही धीरे धीरे अंदर मौजूद जर्मन फौजियों की लाशें उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्द ही इसकी खबर जर्मन कर्नल तक पहुंच जाती है। कर्नल फौरन कैप्टन खान को बुलाता है और गुस्से में कहता है कि रूसियों की इतनी जरूरत कैसे हुई कि उन्होंने हमारे सिपाहियों की लाशें बाहर फेंक दी। वह हुक्म देता है कि रूसी अब भी उसी इमारत में छुपे हुए हैं, इसीलिए जितनी जल्द मुमकिन हो उन सबको मार गिराओ। इस इलाके में कोई भी रूसी जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। यह हुक्म सुनते ही खान भी इस इमारत पर हमला करने की तदबीरें बनाने लगता है और खान उस इमारत के उस हिस्से में जाता है जहां कुछ बचे हुए रूसी आम लोग मौजूद होते हैं, ऐसे लोग जिन्हें जर्मन फौज भी नहीं मारती। इन्हीं में एक औरत भी होती है जिसका नाम माशा है। माशा की शक्ल खान की दिवंगत बीवी से मिलती जुलती है, इसी वजह से वह बार बार उससे मिलने आता रहता है। लेकिन माशा को खान बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह उसे साफ कहती है कि पिछले 7 दिनों में तुम एक बार भी यहाँ नजर नहीं आए। मुझे तो लगा था तुम मारे जा चुके हो, मगर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। खान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे यह भी महसूस नहीं होता कि माशा उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखती। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। इसके बावजूद खान हमेशा उसके लिए खाना लाता है और बाकी लोगों को धमकाता है कि कोई भी माशा को परेशान न करे वरना वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अब हम देखते हैं कि गोमो अपने साथियों को इकट्ठा करके बताता है कि अगले 3 दिनों तक सबको इसी इमारत में कायम रहना होगा। वह कहता है कि यह जगह अभी के हालात में सबसे ज्यादा महफूज है और अगर हम इसे बचाए रख सके तो शायद पूरे शहर की तबाही को रोकने में भी कामयाब हो जाएं। इसलिए जब तक डिविजनल फोर्स यहाँ नहीं पहुंचती, हर सिपाही को अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात रहना पड़ेगा, चाहे दिन हो या रात, क्योंकि चारों तरफ जर्मन घूम रहे हैं और हमला किसी भी वक्त हो सकता है। इसी दौरान उनका एक साथी भागता हुआ आता है और बताता है कि जर्मन फौज ने बाहर सभी रूसियों को लाइन में खड़ा कर दिया है। कर्नल खुद बाहर आकर एक एक चेहरे को ध्यान से देख रहा है। वह यह पता लगाना चाहता है कि कहीं रूसी सिपाही आम लोगों के बीच छुपे तो नहीं है। उसी वक्त कर्नल की नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी होती है और कर्नल को उस औरत पर शक हो जाता है। वह अपने तर्जुमान को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि इस औरत से पूछो
कहीं यह यहूदी तो नहीं। औरत साफ इनकार कर देती है, मगर इसके बावजूद कर्नल को उस पर एतबार नहीं होता। गुस्से में वह अपने आदमियों को कहता है कि इस औरत को उसके बच्चे समेत जिंदा जला दो। इतने में कैप्टन खान कर्नल के पास आता है और सवाल करता है कि जब हमारा मकसद रूसियों पर हमला करना है तो हम इन बेगुनाह लोगों को क्यों सताते फिर रहे हैं। कर्नल ठंडे लहजे में जवाब देता है कि यह हमारी रिवायत है, हमारा तरीका एकार, हम पहले कुर्बानी देते हैं फिर जंग शुरू करते हैं। इसी वजह से वह कहता है कि पहले इस औरत को उसके बच्चे समेत मारेंगे, उसके बाद हमला होगा। उधर गोमो और उसकी टीम दूर से यह सब मंजर देख रहे होते हैं और गोमो और उसकी टीम दूर से यह सब होते देख रही होती है और समझ नहीं पा रही कि जर्मन आखिर क्या करने जा रहे हैं। मगर जर्मन फौज रुकने वालों में से नहीं थी। कुछ ही देर में एक सिपाही गाड़ी लेकर आता है जिसमें उस औरत और उसके बच्चे को रस्सियों से बांधकर डाल दिया गया होता है। उनका इरादा था कि दोनों को जिंदा आग में झोंक दिया जाए। यह मंजर देखकर गोमो का सब्र जवाब दे देता है। वह फौरन अपनी राइफल संभालता है और सबसे पहले उसी जर्मन सिपाही को ढेर कर देता है जो आग लगाने की तैयारी में था। इसके बाद वह अपने साथियों को हुक्म देता है कि अब देर न करें, आगे बढ़ें। रूसी सिपाही एक एक करके जर्मन फौजियों को गिराना शुरू कर देते हैं। हर तरफ गोलीबारी फैल जाती है और जर्मन पंक्तियां डगमगाने लगती हैं। जब आखिरकार जर्मन फौज को एहसास होता है कि वह संख्या में कम पड़ रहे हैं तो वह आसमान में संकेत भेजते हैं ताकि री-इन्फोर्समेंट पहुंचा दी जाए। कुछ ही पलों बाद वहां दोबारा धमाकों का सिलसिला शुरू हो जाता है और गोमो दोबारा अपने सारे सिपाहियों को लेकर बिल्डिंग के अंदर लौट आता है। उधर दूसरी तरफ कान फिर से माशा के पास पहुंचता है। माशा उसकी मौजूदगी से बेहद खौफजदा थी। कान उसका डर देखते हुए भी उस पर दबाव बनाता है और माशा बेबस महसूस करती है। उसके साथ जबरदस्ती जैसा सलूक किया जाता है जिससे वह अंदर से टूट जाती है। इसी दौरान दूसरी मंजिल पर निक्की घायल पड़ा होता है और कात्या उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। वह निक्की से कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है और यह भी कि निक्की पहले बेहतरीन गायक था। यह सुनकर निक्की के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी सर्च वहां पहुंचता है और बताता है कि गोमो उसे बुला रहा है। निक्की उठकर गोमो की तरफ जाता है जहां गोमो निक्की को बुलाकर कहता है कि पास की एक बिल्डिंग में एक जर्मन सिपाही छुपा बैठा है जिसके पास ढेरों हथियार जमा हैं। उसके साथ कुछ और जर्मन भी मौजूद हैं। गोमो चाहता है कि उसकी टीम के कुछ लोग चुपचाप वहां जाएं, जर्मन सिपाहियों को खत्म करें और उनके सारे हथियार उठाकर वापस ले आएं। निक्की बिना किसी झिझक के इस काम के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथी के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में हमें डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है जो निक्की के बारे में बताता है कि निक्की पहले इस शहर का सबसे उम्दा सिंगर था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि उसे फौज में शामिल होना पड़ा। शुरू में यह रास्ता उसके लिए बेहद मुश्किल था, मगर वक्त के साथ उसने खुद को मजबूर करके इस हालत को कबूल कर लिया। उधर निक्की अपने मिशन में कदम दर कदम जर्मन सिपाहियों को ढेर करता जाता है और आखिरकार दोनों मिलकर सारे हथियार जमा कर लेते हैं और वापस लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही सब एक साथ बैठते हैं, अचानक आपस में कहासुनी शुरू हो जाती है। शवानो और कटिया के बीच जो बातें होती हैं वो कटिया को अंदर से बहुत लगती हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त जैसे ही गोमो इसे देखता है वो पोलिन को कहता है कि तुम जाओ और कटिया के पास बैठो, उसे संभालो। पोलिन भी वही करता है। वो कटिया के पास जाता है और अपने गुजरे हुए खानदान के बारे में बताने लगता है, उन लोगों के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है। कटिया उसका कंधा थाम लेती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर खामोशी से सुनती रहती है। आखिरकार वो वहीं उसी की गोद में नींद में चली जाती है। लेकिन अगले दिन वो पहुंचती है शवानो के पास और कहती है, क्या तुम मुझे बंदूक चलाना सिखाओगे? शवानो खामोशी से मान जाता है। वह उसके हाथों को ठीक करता है, बंदूक को थामने का तरीका बताता है और उसे निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। इसी दौरान अचानक उनकी नजर एक जर्मन सिपाही पर पड़ती है जो पानी लेकर अपने साथियों की तरफ आ रहा होता है और वो भी बिल्कुल बेखबर। कटिया का निशाना ठीक बैठता है तो शवानो उसे गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त गोमो दूर से सब देख लेता है और चिल्लाता है, अभी गोली मत चलाओ। मगर तब तक देर हो चुकी होती है। कटिया ट्रिगर दबा देती है और गोली चल जाती है। गोमो गुस्से से उनके पास पहुंचता है और कहता है, ये आदमी पानी लेकर आ रहा था। जब कोई पानी पिए या किसी को पानी दे तो उसे मारना नहीं चाहिए, ये हमारी इंसानियत है। ये सुनते ही शवानो का चेहरा बदल जाता है। वो तैश में आकर कहता है, वो जर्मन था, नाजी। उन्हीं लोगों ने मेरे पूरे खानदान को मार दिया था। मैं उन पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। उसी पल अचानक जर्मन सिपाही भी इन्हें देख लेते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। यहाँ एक लंबा और सख्त मुकाबला शुरू होता है। गोमो गहरे गुस्से में कटिया से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी टीम कमजोर पड़ रही है। अगर कल तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी सारी टीम का हौसला टूट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से
निकल जाओ। कटिया साफ जवाब देती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गोमो फिर समझाता है, तुम बहुत कम उम्र की हो, इस जगह तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। तब कटिया अपना पासपोर्ट निकाल कर दिखाती है और बताती है कि वो 19 साल की है। इधर दूसरी तरफ करनाल गुस्से से फट रहा होता है। वो कान पर चिल्लाता है, तुम्हें हमला करना था और तुम यहाँ इस औरत के साथ मौज कर रहे थे। करनाल गुस्से में कान और माशा दोनों को अलग कर देता है और अब धीरे धीरे जर्मन नदी के पास चारों तरफ बम लगा देते हैं और सिविलियनों को वहीं खड़ा कर देते हैं। कान को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से माशा को ढूंढकर वहां से निकाल ले जाता है। दूसरी तरफ गोमो टैंक्स बचाने की कोशिश कर रहा होता है और सर्च उसकी मदद कर रहा होता है। कान माशा को लेकर करनाल के पास पहुंचता है। करनाल गुस्से में कहता है कि रूस का आर्टिलरी एक्सपर्ट ही हमारी तबाही की वजह है और वो चाहता है कि कान अभी हमला करे। कान तैयार हो जाता है लेकिन शर्त रखता है कि माशा भी साथ रहेगी। करनाल मजबूरी में मान जाता है। इधर दूसरी तरफ सबको याद आता है कि आज कटिया का बर्थडे है। उसे छोटा सा तोहफा देने के लिए लोग उसके लिए केक और सामान लेकर आते हैं, लेकिन गोमो को दूर से अंदाजा हो जाता है कि जर्मन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि जर्मन जल्द ही बिल्डिंग में घुसकर हमला करेंगे। उधर कान अपने सिपाहियों से कहता है कि किसी भी तरह बिल्डिंग में छुपे हुए सारे रूसियों को खत्म करना है। अगर वो उन्हें मार दें तो लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। उधर गोमो भी पूरी तैयारी कर लेता है। वो और उसके साथी जमीन पर लेट जाते हैं और ऊपर जर्मन सिपाहियों की लाशें रख लेते हैं ताकि दूर से देखने पर लगे कि ये भी लाशें ही हैं। कुछ देर बाद जर्मन अंदर घुसते हैं। उन्हें लगता है सब मर चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं गोमो और उसकी टीम अचानक उठते हैं और एक एक करके जर्मन को गिराना शुरू कर देते हैं। मगर जर्मन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ये देखते ही शवानो ऊपर भागता है और मशीन गन से उन पर फौरन हमला शुरू कर देता है। चारों तरफ गोलियों की बौछार फैल जाती है। लड़ाई तेजी से चल रही होती है। गोमो कान को पकड़ लेता है, लेकिन वह कुछ कर पाए उससे पहले ही पीछे से जर्मन उस पर हमला कर देते हैं। गोमो उन सब से भिड़ जाता है। कान इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। करनाल को जैसे ही ये बात मालूम होती है वो गुस्से से पागल हो जाता है और कान पर चिल्लाता है, हम कब तक रूसियों से हारते रहेंगे, उन्हें खत्म करो। कान कहता है, इस बार मेरे पास वक्त और प्लान दोनों है। इस बार हम टनल के रास्ते जाएंगे। इधर गोमो की तरफ माहौल थोड़ा शांत होता है और वो और कटिया धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उधर कान माशा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और कहता है, तुम यही रहो, कोई यहाँ नहीं आएगा। मैं बिल्डिंग उड़ाकर वापस आऊंगा, फिर हम दोनों यहाँ से दूर निकल जाएंगे। इधर कटिया नीचे आती है और अपना बर्थडे केक देखती है। वो केक काटती है और सब उसे छोटे छोटे तोहफे देते हैं। फिर निक्की सूट पहनकर आता है और कटिया के लिए एक खूबसूरत गाना गाता है। सब लोग हंसते मुस्कुराते हैं और कटिया को अपना अपना गिफ्ट देकर वापस चले जाते हैं। कटिया उठकर अंदर नहाने चली जाती है। इसी बीच सर्च उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें ऊपर कुछ दिखाना चाहता हूँ। कटिया मान जाती है। सर्च गोमो से इजाजत लेता है और उसे टावर पर लेकर जाता है जहाँ वो अक्सर अकेला बैठा करता था। उधर गोमो हर जगह खोज रहा होता है। उसे लगता है सर्च कुछ छुपा रहा है और तभी पता चलता है कि सर्च ने कटिया से झूठ बोला था। दूसरी तरफ कान बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है और माशा उसके पीछे पीछे आती है, सिर्फ ये पूछने कि वो कब लौटेगा। माशा को ये नहीं पता होता कि वह निशाने पर है। अचानक शवानो दूर से गोली चलाता है और माशा गिर जाती है। कान की आंखों के सामने ही माशा दम तोड़ देती है। वो गुस्से में कसम खाता है कि अब हर जर्मन को चुन चुन कर मारेगा। उधर निक्की बाहर निकल रहा होता है पर जर्मन उसे पकड़ लेते हैं। निक्की उन पर बम फेंक कर 2-4 को गिरा देता है और भागने लगता है, लेकिन कान उसे गोली मारकर गिरा देता है। कान निक्की को घसीटकर करनाल के सामने ले जाता है और कहता है, इसे टॉर्चर करो, ये हमारे बारे में सब बताएगा। निक्की पहले अपने साथियों के बारे में कुछ बातें बताता है। जर्मन समझते हैं कि वो टूट गया है। करनाल उसके करीब झुककर बात सुनने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है निक्की अचानक छुरा घोंप देता है करनाल में। जर्मन फौरन गुस्से में निक्की पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जर्मन निक्की को गोलियों से छलनी कर देते हैं। दूसरी तरफ सर्च और कटिया रात भर साथ रहते हैं और सर्च उससे अपना दिल बयान करता है। वो कटिया को बताता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। कटिया भी उसी को महसूस करती है। तभी जर्मन अपने टैंक्स लेकर आ जाते हैं और बिल्डिंग पर लगातार गोलियां और धमाके करने लगते हैं। कुछ ही देर में बिल्डिंग ऑलमोस्ट तबाह हो जाती है। गोमो देखता है कि उसके ज्यादातर साथी मारे जा चुके हैं। सब उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं। वो हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करता है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त उसे एहसास होता है कि कान पीछे खड़ा है। दोनों बंदूक उठाते हैं और एक दूसरे को गोली मार देते हैं। अब दोनों जमीन पर पड़े आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। तभी सर्च वहां पहुंचता है। गोमो अपनी आखिरी सांसों में उससे कहता है, हेडक्वार्टर से संपर्क करो, उन्हें कहो कि पूरी बिल्डिंग उड़ा दें। अंदर हर तरफ जर्मन भरे पड़े हैं। सर्च मजबूरी में वैसा ही करता है। थोड़ी देर में बम गिरने वाले होते हैं, लेकिन सर्च अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाता। वो गोमो के साथ ही बैठा रहता है। गोमो उससे कहता है, कटिया सुरक्षित है, मैंने उसे दूसरी बिल्डिंग में भेज दिया था। कुछ ही पलों बाद पूरा इलाका रोशनी और धमाकों में उड़ जाता है। कटिया दूसरी बिल्डिंग से देखती रहती है। उसकी जिंदगी के सबसे करीबी लोग एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। तभी डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि उसका
असली बाप सर्ज था, लेकिन वो लड़की से कहता है तुम्हें उन 5 को याद रखना है जो वहाँ थे, वो सब तुम्हारे बाप की तरह थे। कहानी खत्म होती है और मलबा हटाकर लोग उस लड़की को बाहर निकाल लेते हैं। वो डॉक्टर का शुक्रिया करती है कि उसने उसे इतनी खूबसूरत कहानी सुनाई और इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है।